हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आप सभी को स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए आज हम लोग जो है इस वीडियो में बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार स्पेशल से संबंधित, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार में कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से जलकुंड है, और इसके अलावा देखेंगे कि कौन कौन से झील जो है कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, और उससे जोड़ करके क्या एग्जामिनेशन में आते हैं प्रश्न। वो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो जो भी इस टॉपिक से जोड़ करके प्रश्न आएगा वो सारे प्रश्नों को आप हल करने में जो है सक्षम हो जाएंगे, हल करने में सफल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है एक एक चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से जलप्रपात यानी झरना है। इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन से जलकुंड है, और जलकुंड के बाद देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से झील, जिसको स्थानीय भाषा में मन के नाम से भी जाना जाता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं वो जलप्रपात यानी झरना से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मन में प्रश्न यही उठता है कि जलप्रपात या फिर झरना क्या होता है। तो थोड़ा सा समझा देते हैं। बिहार में देखिएगा तो 96% एरिया में जो है वो मैदान है, और बाकी 4% एरिया जो बच जाता है उसमें कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पठार है, तो कहीं पर पहाड़ी वाला एरिया है। तो अमूमन जो झरना होता है वो पर्वत या फिर पहाड़ वाला या फिर पठार वाला एरिया में होता है। तो बिहार में भी थोड़ा मोड़ा मात्रा में देखिएगा तो खास करके दक्षिण बिहार के क्षेत्र में जो है आपको जलप्रपात यानी झरना दिखाई देगा, और उत्तर बिहार के क्षेत्र में भी खास करके देखिएगा तो जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है वहां पर जो है कुछ कुछ जलप्रपात है, लेकिन वहां के जलप्रपात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। साउथ बिहार के जो जलप्रपात है, साउथ बिहार के जो जलप्रपात है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ी से या फिर पठारी से या फिर जो पर्वत होता है वहां से जब नदी जो है या फिर पानी जो है वो नीचे गिरता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, झरना, या इसी को बोलते हैं जलप्रपात, ठीक है। तो बिहार में बहुत ज्यादा जलप्रपात है नहीं, जो थोड़ा मोड़ा जलप्रपात है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिहार जो है 96% एरिया पर मैदान में फैला हुआ है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जलप्रपात नहीं होगा, और थोड़ा मोड़ा होगा भी तो कहाँ पे होगा, नीचे वाला एरिया में होगा। और जलप्रपात देखिएगा तो टूरिस्ट के लिए, सैलानियों के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र होता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी जलप्रपात है तो उस एरिया में जो है टूरिस्ट प्लेस विकसित हो जाता है, और वहां पर लोग जो है वो प्रकृति के आनंद लेने के लिए आते हैं। और इससे क्या होता है कि वहां पर एक थोड़ी से जो है एक छोटा सा जो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी जो है डेवलप हो जाता है, जहां से लोगों को रोजगार भी मिलता है, और साथ ही साथ सरकार को यहाँ से जो है राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से जलप्रपात यानी झरना कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, बिहार के मैप को ड्रॉ किए हैं, और बिहार के मैप में हम खास करके साउथ बिहार के क्षेत्र में देखेंगे कि कौन कौन से जलप्रपात है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से आया हुआ है और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, तो यहाँ पर एक जिला हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैमूर। कैमूर के बाद देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रोहतास। रोहतास के बाद देखिएगा तो ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा बक्सर, और बक्सर के बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक जिला हो जाएगा जिसको बोलते हैं नालंदा। नालंदा जिला हो जाएगा। और नीचे में देखिएगा तो नीचे में यहाँ पर दिखाई देगा आपको नवादा, और नवादा के बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक जिला है जिसको बोलते हैं मुंगेर जिला, ठीक है। जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसी को देख रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे जलप्रपात तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे जलप्रपात हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, कैमूर। कैमूर में जो है 2-3 जलप्रपात आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो हो गया सबसे महत्वपूर्ण है करकट जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो गया, करकट जलप्रपात हो गया, ठीक है। करकट के बाद देखिएगा तो यहीं पर कौन सा हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा आपका तेलहर कुंड। कौन सा हो जाएगा, तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तेलहर कुंड जलप्रपात। कहाँ पर हो जाएगा, कैमूर में हो जाएगा। और तेलहर कुंड के बाद देखिएगा तो एक और जलप्रपात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं जिसको बोलते हैं दुर्गावती। क्या बोलते हैं, दुर्गावती। तो दुर्गावती जलप्रपात पड़ता है कैमूर जिला में, लेकिन अगर पूछेगा कि कौन से पठार पर है तो ये हो जाएगा रोहतास के पठार। कौन सा पठार हो जाएगा, रोहतास के पठार के क्षेत्र में जो है अवस्थित है कौन से जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा तो रोहतास के एरिया जो है वो विंध्याचल पर्वत के श्रृंखला जो है आकर के विस्तार हो गया है, और इसी एरिया में एक पठार का रूप धारण कर लिया है जिसको रोहतास का पठार बोलते हैं, और यहीं से जो जलप्रपात निकलता है उसी को बोलते हैं दुर्गावती जलप्रपात। लेकिन वास्तव में ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो ये हो जाएगा कैमूर जिला में एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, करकट जलप्रपात, तेलहर कुंड और दुर्गावती। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, रोहतास में। तो रोहतास में भी 3-4 आप ध्यान रख सकते हैं। एक जो जलप्रपात हो गया वो कशिश जलप्रपात हो गया। कशिश के बाद देखिएगा तो एक और यहाँ पर हो जाएगा तुतला जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। कौन सा हो गया, तुतला जलप्रपात। तुतला जलप्रपात के बाद देखिएगा तो यहीं पर जो है आपको कहाँ पे, रोहतास के जिला में जो है दिखाई देगा। कौन सा जलप्रपात हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धुआं कुंड जलप्रपात।
कौन सा हो जाएगा, धुआं कुंड जलप्रपात हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो यहीं पर जो हो जाएगा एक और हो जाएगा आपका माझर कुंड जलप्रपात। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, माझर कुंड जलप्रपात। देखिए यहाँ पर धुआं कुंड जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात मत समझिएगा, धुआं कुंड है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, माझर कुंड हो जाएगा। तो ये 4 जलप्रपात आप ध्यान रख सकते हैं, जो किस जिला में हो गया, बिहार के रोहतास जिला में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में आते हैं बक्सर में। तो आप लोगों को बताए थे कि कैमूर के पठार के क्षेत्र से या फिर रोहतास के पठार के क्षेत्र से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं कर्मनासा नदी। और इसी कर्मनासा नदी पर जो है वो बक्सर जिला में क्या है, एक जलप्रपात है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्मनासा जलप्रपात। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, कर्मनासा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। तो कर्मनासा जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा, बक्सर में हो जाएगा। उसके बाद नालंदा में आते हैं। तो नालंदा जो है वो पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर भी जो है कई सारे जलप्रपात दिखाई देता है, तो खास करके राजगीर के एरिया में दिखाई देता है, तो इसी को बोला गया है राजगीर जलप्रपात, ठीक है। तो राजगीर जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा, कौन सा जिला में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नालंदा जिला में। उसके बाद कहाँ आते हैं, नवादा। तो नवादा में जो है काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसको बोलते हैं ककोलत जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ककोलत जलप्रपात, ठीक है, क्या हो जाएगा, ककोलत जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमसे जो है प्रश्न के लिहाज से पूछिएगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जलप्रपात कौन सा है, जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहता है, तो मैं इसमें 2 जलप्रपात का नाम लूंगा। एक जो हो जाएगा वो दुर्गावती जलप्रपात हो जाएगा, और एक हो जाएगा ककोलत जलप्रपात। और ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, नवादा में। ये जलप्रपात इतना प्रसिद्ध है बिहार में कि इस पर जो है मगही में कई सॉन्ग भी बनाया गया है। अगर आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा तो कई सॉन्ग भी आपको ककोलत झरना के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा, नवादा में। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, तो मुंगेर में। मुंगेर में एक जलप्रपात है जिसको क्या बोलते हैं, भीम बांध, याद रखिएगा, भीम बांध जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुंगेर में, ठीक है। कई बार तो प्रश्न यही आया हुआ है कि भीम बांध जो है कौन से जिला में है, तो कौन से जिला में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुंगेर जिला में, ठीक है। तो मूल रूप से देखिएगा तो इतना ही जलप्रपात आपको बिहार के क्षेत्र में जो है दिखाई देगा, यानी झरना यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, कैमूर में। तो कैमूर में हो जाएगा करकट जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, रोहतास में। तो रोहतास में हो जाएगा कशीश, तुतला जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात। उसके बाद एक और कौन सा हो गया, माझर कुंड जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, बक्सर में। तो बक्सर में कौन सा हो जाएगा, कर्मनासा जलप्रपात। उसके बाद नालंदा में आते हैं, तो नालंदा में राजगिरी जलप्रपात हो जाएगा। उसके बाद नवादा में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ककोलत जलप्रपात। और वहीं देखिएगा आप कहाँ पे, मुंगेर में, तो कौन सा हो जाएगा, भीम बांध जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक 2 जलप्रपात और ध्यान रख सकते हैं। एक जलप्रपात जो है वो यूपी और बिहार के सीमा पर है, यूपी और बिहार के सीमा पर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सुखलदरी जलप्रपात, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सुखलदरी जलप्रपात। और एक जलप्रपात देखिएगा तो यहाँ पर जो है झारखंड और बिहार के सीमा पर हो जाएगा, ठीक है, झारखंड और बिहार के सीमा पर हो जाएगा। इसको बोलते हैं तमासीन जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, तमासीन जलप्रपात, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सुखलदरी जलप्रपात जो है कौन कौन राज्य के सीमा पर अवस्थित है, तो बिहार और यूपी के सीमा पर हो जाएगा। और वहीं तमासीन जलप्रपात जो हो जाएगा वो बिहार और झारखंड के सीमा पर यहाँ पे अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज करके इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जलकुंड, ठीक है। जलकुंड देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जलकुंड क्या होता है। वास्तव में पहाड़ी के क्षेत्र से जो है नेचुरल तरीका से पानी निकलता है, वो एक कुंड में जाकर के जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं जलकुंड। अगर आप राजगीर वगैरह घूमने के लिए गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि ठंडा के मौसम में जो है नहाने के लिए जो है क्या होता है, कुंड होता है, और खास करके जो है गर्म कुंड होता है, उसी को जल कुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिहार में खास करके देखिएगा तो रोहतास सॉरी जो राजगीर का क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक जो है बिहार में जलकुंड दिखाई देगा। इसके अलावा मुंगेर में भी कुछ कुछ जलकुंड है जो काफी प्रसिद्ध है, और कुछ गया में भी जलकुंड दिखाई देता है। तो खास करके जलकुंड देखिएगा तो यही 3 एरिया में आपको दिखाई देगा। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार के क्षेत्र में भी जलकुंड पाया जाता है, और दक्षिण बिहार के क्षेत्र में भी जलकुंड पाया जाता है। उत्तर बिहार के क्षेत्र में देखिएगा तो खास करके जो यहाँ पर आपका सोमेश्वर की पहाड़ी वगैरह वाला क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, यहाँ पर जलकुंड है। और नीचे में जो है कहीं कहीं पर जो है छोटा छोटा पहाड़ी है, पठारी है, वहां पर भी जो है आपको दिखाई देगा जलकुंड। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है कि उत्तर बिहार के जो जलकुंड है वो ठंडा जलकुंड है, और दक्षिण बिहार के जलकुंड जो है वो गर्म जलकुंड है। क्यों है, क्योंकि उत्तर बिहार के क्षेत्र में देखेगा तो ये यहाँ पर जो
जो पानी आता है कुंड में वो कहाँ आता है, हिमालय के क्षेत्र से, और हिमालय के क्षेत्र जो है बर्फीला इलाका है, हिमनद वाला इलाका है। तो स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ पर कोई भी पानी आएगा जल कुंड में आकर के जमा होगा तो वो कैसा होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। और नीचे वाला एरिया देखिएगा तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा से काफी नजदीक पड़ता है और ये पठारी एरिया है। तो पठार एरिया है, ऊपर से कर्क रेखा के क्षेत्र में है, तो इस एरिया तो ऐसे ही गर्म रहता है। तो गर्म रहने के कारण जो है यहाँ पर जो भी जल कुंड होगा वो कैसा जल कुंड होगा, गर्म जल कुंड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब जो है यहाँ पर कौन कौन से जल कुंड है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक जो है जल कुंड कहाँ पे है, तो हो जाएगा कहाँ पे, राजगीर में। तो राजगीर कहाँ पड़ता है, नालंदा जिला में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे हो जाएगा, नालंदा जिले में सबसे अधिक जल कुंड हो जाएगा राजगीर में। उसके बाद देखिएगा कुछ जल कुंड आपको गया में भी दिखाई देगा और कुछ जल कुंड जो है आपको मुंगेर में भी दिखाई देगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजगीर में जो है कौन कौन से जल कुंड है। तो राजगीर में आते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि जल कुंड जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म कुंड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा, ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर हो जाएगा आपका सूर्य कुंड, सूर्य कुंड हो जाएगा। सूर्य कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर हो जाएगा नानक कुंड। ठीक है, नानक कुंड हो जाएगा। नानक कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर हो जाएगा आपका गोमुख कुंड, गोमुख कुंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा गोमुख कुंड। गोमुख कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर जो है आपको दिखाई देगा कौन सा, यहीं पर दिखाई देगा आपका सप्तधारा कुंड, सप्तधारा कुंड। तो किस जिला में हो जाएगा, तो नालंदा जिला में, और कौन सा जगह हो जाएगा, राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि इन सभी जो जल कुंड है उसमें से सबसे गर्म जल कुंड कौन सा हो जाएगा, तो ब्रह्म कुंड हो जाएगा। ब्रह्म कुंड जो जल कुंड है इसका जो है टेम्परेचर रहता है 87 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग समझ सकते हैं जितने भी जल कुंड है उसमें से सबसे गर्म जल कुंड कौन सा हो जाएगा, ब्रह्म कुंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गया में आते हैं तो एक जल कुंड ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर है कौन सा आपका अग्निकुंड, कौन सा हो जाएगा, अग्निकुंड हो जाएगा। वहीं मुंगेर में आते हैं तो मुंगेर में भी जो है 4-5 जलकुंड काफी प्रसिद्ध है। एक तो जो जलकुंड हो गया वो कौन सा हो गया, तो एक यहाँ पे हो गया आपका ऋषि कुंड। ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया, ऋषि कुंड हो गया। ठीक है, ऋषि कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर हो जाएगा आपका कौन सा, सिंगार ऋषि कुंड, सिंगार ऋषि कुंड हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर में। उसके बाद देखिएगा तो रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर आपको दिखाई देगा लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड। और लक्ष्मण कुंड के बाद देखिएगा तो यहीं पर दिखाई देगा आपका सीता कुंड, सीता कुंड भी यहीं पर है। और एक और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा जन्म कुंड, कौन सा हो जाएगा, जन्म कुंड जो है वो क्या हो जाएगा, जल कुंड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, अब इन सभी जल कुंड में पूछेगा कि सबसे गर्म कौन है, तो सबसे गर्म जो है वो कौन हो जाएगा, तो ये सीता कुंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, सीता कुंड। अब देखिए ओवरऑल पूछेगा कि सभी में सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो हो जाएगा ब्रह्म कुंड। और उसके बाद पूछेगा कि मुंगेर में जितना भी जल कुंड है उसमें सबसे गर्म कौन सा जल कुंड हो जाएगा, तो सीता कुंड हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक जल कुंड बिहार में कहाँ पे है, तो कहाँ पे हो जाएगा, राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए जल कुंड क्या होता है, और ये भी देख लिए कि यहाँ पे कौन कौन सा जो है जल कुंड कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, झील यानी मन बोलते हैं। ठीक है, झील क्या होता है, तो चारों तरफ से जो है जमीन से घिरा हुआ एक जलीय क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। और इसी को बिहार में लोकल भाषा में जो है मन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा झील और मन दोनों जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सा झील कहाँ कहाँ पे है। इस झील को देखने से पहले थोड़ा सा इस बिहार में जो है एक जिला की लोकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, यहाँ पर देखिएगा तो हो जाएगा वैशाली जिला हो जाएगा। ठीक है, वैशाली के बाद देखिएगा तो यहाँ पर दरभंगा जिला हो जाएगा, दरभंगा। उसके बाद यहाँ पर सहरसा जिला हो जाएगा, सहरसा के बाद देखिएगा तो नीचे जो है यहाँ पे हो जाएगा कटिहार जिला, कटिहार के बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय, बेगूसराय हो जाएगा। और बेगूसराय के बाद नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा, जमुई जिला हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, जमुई जिला हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जिला में कौन कौन सा झील कहाँ कहाँ पे है। तो पश्चिमी चंपारण में आते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक झील है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सरैया मन। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सरैया मन, मन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी चंपारण में आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पिपरा मन। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, पिपरा मन। और एक और झील है यहाँ पर मोती झील, कौन सा हो जाएगा, मोती झील। ठीक है, तो पिपरा मन और मोती झील दोनों कहाँ पे हो जाएगा, पूर्वी चंपारण जो है जिला में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैशाली में आते हैं तो वैशाली में काफी प्रसिद्ध झील है, इसको बोलते हैं बरैला झील। कौन सा हो जाएगा, बरैला झील हो जाएगा। ठीक है, और बरैला झील जो है प्रवासी पक्षियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दरभंगा में, तो दरभंगा में एक झील है, इसको बोलते हैं कुशेश्वर स्थान। याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान झील,
तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा दरभंगा में। और ये भी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी हो जाएगा प्रवासी पक्षियों के लिए। प्रवासी पक्षी क्या होता है, जो पक्षी विदेश से भाग करके हमारे देश में आता है उसको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। जैसे यूरोप में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है तो वहां से पक्षी भाग करके बिहार के एरिया में आ जाता है। जैसे साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है वो सारे पक्षी जो है यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो है कुशेश्वर स्थान जो झील है वो जाना जाता है, और कहाँ पे हो जाएगा, दरभंगा में हो जाएगा। उसके बाद सहरसा में देखिएगा तो कौन सा झील हो जाएगा, सिमरी झील। कौन सा हो जाएगा, सिमरी झील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नीचे कटिहार में, तो कटिहार में एक जगह पड़ता है, प्रखंड पड़ता है मनिहारी प्रखंड, याद रखिएगा। कौन सा, मनिहारी प्रखंड। और मनिहारी प्रखंड में जो है कटिहार में एक झील है, इसको क्या बोलते हैं, गोगा झील। क्या बोलते हैं, गोगा झील, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, गोगा झील हो जाएगा। तो गोगा झील जो है वो कौन से यहाँ पर जो है वो जिला में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कटिहार में। और कौन से प्रखंड में हो जाएगा, तो मनिहारी प्रखंड, ठीक है। उसके बाद बेगूसराय में आते हैं, तो बेगूसराय में काफी प्रसिद्ध झील है। बेगूसराय में एक जगह हो जाएगा मझौल, याद रखिएगा, मझौल जगह हो जाएगा, यहीं पर झील है। और इसको क्या बोलते हैं, कांवर झील। क्या बोलते हैं, कांवर झील बोलते हैं, ठीक है। और कांवर झील जो है वो काफी बिहार के जो है जितने भी झील है उन सभी में सबसे प्रसिद्ध झील हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि एक तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, तो एक तो ये जो है प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए बिहार में जो है पहला रामसर स्थल जो हो जाएगा, रामसर साइट जो हो जाएगा वो कांवर झील हो जाएगा। रामसर साइट क्या होता है, जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है, जो वेटलैंड क्षेत्र होता है, वो जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधा के लिए। तो इसको क्या किया गया है, एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ईरान के रामसर जगह पे 1971 में हुआ था। और वहीं पर जो है ये निर्धारित किया गया कि पूरे विश्व में जहां जहां पे आर्द्र भूमि होगा उसको हम सुरक्षा देंगे। तो बिहार में जो है एक आर्द्र भूमि के रूप में यानी वेटलैंड के रूप में चुना गया पहला जो वेटलैंड हो जाएगा यानी आर्द्र भूमि हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, कांवर झील हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के जो है पहला जो है वो आर्द्र भूमि कौन हो जाएगा, तो पहला आर्द्र भूमि जो हो जाएगा वो कांवर झील हो जाएगा। और वहीं जिस समय इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था उस समय जो है ये बिहार का 37वां जो है क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि हो जाएगा। तो पूरे भारत के जो है पूछेगा कि कैमे नंबर का आर्द्र भूमि था, तो 37वां था। और बिहार के कैमे नंबर का है तो पहले नंबर का जो है क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, जमुई में। जमुई में जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पर नकटी, नकटी और क्या दिखाई देगा, नागी, याद रखिएगा, नागी और नकटी दोनों कहाँ पे हो जाएगा, जमुई में हो जाएगा, ठीक है। और ये बिहार का जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा जो है आर्द्र भूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार का दूसरा आर्द्र भूमि हो जाएगा, ठीक है। और इसको हाल ही में जो है शामिल किया गया है, करेंट अफेयर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है बिहार के कौन से क्षेत्र को जो है दूसरा आर्द्र भूमि के रूप में चयन किया गया है, तो नागी और नकटी हो जाएगा। और ये आर्द्र भूमि जो है कहाँ पे हो जाएगा, यानी ये झील कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जमुई जिला में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए एक बार हम लोग और जो है क्या करते हैं, झील को रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला में आते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा सरैया मन, पूर्वी चंपारण में पिपरा मन हो जाएगा, और एक हो जाएगा मोती झील। वैशाली में हो जाएगा बरैला झील, दरभंगा में हो जाएगा कुशेश्वर स्थान, सहरसा में हो जाएगा सिमरी, उसके बाद कटिहार में हो जाएगा घोघा झील। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे, बेगूसराय, तो बेगूसराय में कौन सा झील हो जाएगा, तो कांवर झील हो जाएगा। और वहीं जमुई में देखिएगा तो कौन सा झील हो जाएगा, नागी और नकटी हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का पहला रामसर स्थल हो जाएगा कांवर झील, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा नागी और नकटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बिहार में कौन कौन से जो है वो सिंचाई परियोजना है उसको हम लोग समझते हैं और उसको हम लोग देखते हैं, वहां से भी प्रश्न हमेशा आते रहा है। आइए अब हम लोग जो है वो बिहार में सिंचाई परियोजना को समझते हैं, ठीक है। सिंचाई परियोजना को ही जो है बांध बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंचाई परियोजना क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए बिहार जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर कृषि का काफी ज्यादा महत्व है। बिहार के अधिकांश लोगों का जो आजीविका है वो कृषि से ही प्राप्त होता है, और खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी।
और पानी जो है दो तरीका से मिल सकता है, एक तो वर्षा से मिल सकता है और दूसरा जो है हम लोग आर्टिफिशियल रूप से खेत में पानी पहुंचा सकते हैं। तो वर्षा का तो एक फिक्स मौसम होता है, जिस समय वर्षा होता है उस समय तो पानी मिल जाता है, लेकिन खेती तो जो है वो 12 महीना होता है। तो क्या 12 महीना वर्षा होता है? नहीं होता है। तो जिस समय वर्षा नहीं होता है उस समय भी तो खेत को पानी चाहिए, तो उस समय जो है क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल रूप से खेत तक जो है पानी पहुंचाना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। अब सिंचाई करने के लिए जो है नहर चाहिए, बांध चाहिए, नदी चाहिए, ताकि वहां से आसानी से सिंचाई हो सके, नलकूप चाहिए, है कि नहीं है। तो बिहार में सिंचाई को पुष्ट करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या किया गया है, कई बांध बनाया गया है और उसी बांध को जो है सिंचाई परियोजना बोला गया है। क्या बोला गया है, सिंचाई परियोजना बोला गया है, ठीक है। और सिंचाई परियोजना को ही जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर बोले थे, याद रखिएगा। इसी को बहुउद्देशीय परियोजना भी बोला जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोला जाता है कि एक बांध जब बनाते हैं ना तो उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाता है, तो इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं कि इसको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से क्यों जानते हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य क्यों है और क्यों उसको जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। अगर मान लीजिए जो है ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस नदी पे क्या किया गया है कि इस पर बांध बनाया गया है। क्या किया गया है, इस पर बांध बनाया गया है, ठीक है। बांध बनाने में जो है करोड़ों रुपया का खर्च आता है। अब बांध बना लिए तो बांध बनाने से क्या हुआ कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक रास्ता निकाल सकते हैं ऊपर के एरिया में, रेलवे यहाँ से निकाल सकते हैं ऊपर के एरिया में। तो एक तो यहाँ से यहाँ जो है क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा, यानी परिवहन की सुविधा विकसित हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसी में जो है मान लीजिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, तो जैसे ही बांध बनाइएगा और पानी इधर से आ रहा है तो यहाँ पर पानी रुक जाएगा, और जैसे ही पानी रुकेगा तो रुकने के बाद इस एरिया में जो बाढ़ आ रहा था वो बाढ़ भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और पानी रुक जाएगा तो यहाँ पर जो है एक नदी बन जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एक झील बन जाएगा, है कि नहीं है। अब जैसे ही झील बन गया तो इसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन करने के साथ साथ जो है साइड साइड में पेड़ पौधा लगा सकते हैं, और पेड़ पौधा लगा करके जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको जैव विविधता के रूप में विकसित कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित कर सकते हैं। और टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित हो गया तो यहाँ से जो है क्या होगा, पैसा भी कमाई होगा, इनकम भी आएगा। इसके अलावा क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टरबाइन लगा करके जो है बिजली पैदा भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल विद्युत बोलते हैं। कहीं पर सुखाड़ है तो यहाँ से नहर भी निकाल सकते हैं, और नहर निकाल करके उस एरिया में जो है पानी को सप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बांध बनाने से कितना ज्यादा फायदा होता है। एक बांध बनाने से मल्टीपल पर्पज की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको जो है आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है, ठीक है। अब बिहार में भी सिंचाई करने के लिए कई जगह पे बांध यानी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो आइए देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन इसको देखने से पहले कुछ बात समझिए, कहीं पर भी बांध बनाया जाएगा तो इसका कुछ कैपेसिटी होगा कि आखिर ये बांध जो है या फिर ये पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट जो है कितने एरिया तक सिंचाई करेगा, इसका कुछ ना कुछ क्षमता होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पूरे दुनिया में एक बांध बना दिए तो पूरे दुनिया में पानी का सप्लाई हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हर बांध का और हर प्रोजेक्ट का अपना क्या होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है, कि आखिर वो कितने एरिया तक काम करेगा। तो कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो सिंचाई परियोजना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भागों के हिसाब से। किसके हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया और वो क्या कर रहा है, 2000 हेक्टेयर से जो है कम एरिया तक सिंचाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लघु सिंचाई परियोजना। अगर जो है 2000 हेक्टेयर से लेकर के और 10,000 हेक्टेयर तक जो है वो सिंचाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, मध्यम सिंचाई परियोजना। क्या बोलते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक है। और याद रखिएगा 10,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर से लेकर के और इससे ऊपर के जो है जितना भी कैपेसिटी होगा, मतलब जितने एरिया तक सिंचाई करेगा, उस परियोजना का नाम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा बृहद सिंचाई परियोजना। अगर आप सोच रहे होंगे कि हेक्टेयर क्या होता है तो थोड़ा समझ लीजिए। 100 मीटर क्या कीजिए, लंबा खेत लीजिए, और 100 मीटर क्या कीजिए, चौड़ा खेत लीजिए, और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 10,000 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ही जो है 1 हेक्टेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 हेक्टेयर, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि 2000 हेक्टेयर से कम एरिया तक सिंचाई करेगा तो लघु सिंचाई परियोजना, 2000 से 10,000 तो मध्यम, और 10,000 से ऊपर तो क्या हो जाएगा, बृहद सिंचाई परियोजना हो जाएगा। ठीक है, बिहार में अधिकांशतः देखिएगा तो बिहार में जो है ज़्यादातर कैसा सिंचाई परियोजना है, तो लघु सिंचाई परियोजना हो जाएगा। यानी वो सिंचाई संबंधी जो कार्य करता है वो 2000 हेक्टेयर तक ही मैक्सिमम कर पाता है, उससे अधिक तक की कैपेसिटी जो है बिहार के सिंचाई परियोजना का नहीं है। ठीक है, अब जो है ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से सिंचाई परियोजना कहाँ कहाँ पे है, आइए इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर थोड़ा सा हम क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा जो है अगर बिहार का मैप ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बिहार में जो है थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एक नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गंडक नदी। और गंडक नदी जो है बिहार में आकर के कहाँ पे, गंगा नदी में आकर के मिल जाता है। तो गंडक नदी पर जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है, बांध बनाया गया है, तो उसको गंडक परियोजना बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक नदी है, इसको बोला गया है कोसी नदी। कौन सा हो जाएगा, कोसी नदी। और नीचे में देखिएगा तो नीचे में यहाँ पर एक नदी है, इसको बोला गया है सोन नदी। ठीक है, तो मूल रूप से देखिएगा इसी तीनों नदी पर बिहार में जो है सिंचाई परियोजना अर्थात बांध का निर्माण जो है किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गंडक नदी पर जो है कौन कौन से बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं गंडक नदी पर क्या किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला में, तो ये पश्चिमी चंपारण जिला हो गया, नदी कौन सा हो गया, गंडक नदी। पश्चिमी चंपारण जिला में जो है गंडक नदी पर क्या किया गया है, तो एक जगह पड़ता है यहाँ पर वाल्मीकि नगर, उस जगह पड़ता है वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर में, और वाल्मीकि नगर के जो है त्रिवेणी स्थान पर बांध बनाया गया है। कहाँ पे, वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी स्थान पर। और इस बांध का नाम क्या हो जाएगा, त्रिवेणी बांध। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, त्रिवेणी बांध हो जाएगा। तो त्रिवेणी बांध जो है वो कौन सी जगह पे हो जाएगा, तो त्रिवेणी जगह पे, त्रिवेणी स्थल पे हो जाएगा। और मूल जगह के नाम क्या हो जाएगा, तो वाल्मीकि नगर। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ठीक है, और जिला कौन सा हो जाएगा, तो जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया है, समझिएगा। तो इस बांध का नाम क्या है, त्रिवेणी बांध। अब इस बांध से क्या किया गया है, तो कई नहर निकाला गया है और उस नहर के माध्यम से आसपास के एरिया में सिंचाई संबंधी कार्य किया गया। गंडक नदी के पूरब से इस बांध से क्या किया गया है, एक नहर इस तरीके से निकाला गया है। यहाँ पर ये समझ लीजिए नहर है। ठीक है, और ये नहर का नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया पूर्वी त्रिवेणी नहर। क्या हो जाएगा, पूर्वी त्रिवेणी नहर। ठीक है, क्योंकि गंडक नदी के पूरब से निकलते हुए और कौन से प्रमंडल में सिंचाई का काम करता है, तो याद रखिएगा कौन सा प्रमंडल हो जाएगा, तिरहुत प्रमंडल। तो इसीलिए इसको जो है तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आएगा यहाँ से कि पूर्वी त्रिवेणी नहर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो दूसरा नाम हो जाएगा कौन सा, तो दूसरा नाम हो जाएगा आपका तिरहुत नहर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कौन सा हो जाएगा, तिरहुत नहर। अब ये एग्जामिनेशन में जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिवेणी नहर जो है कौन से नदी पर है, तो बताइए कौन से नदी पर हो जाएगा, गंडक नदी पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो गंडक नदी के पश्चिम से त्रिवेणी बांध से एक नहर इस तरीके से निकाला गया है, इस तरीके से। तो गंडक नदी के पश्चिम से निकल करके आया है, तो इसका नाम क्या हो गया, पश्चिमी त्रिवेणी नहर। क्या हो गया, इसका नाम हो गया पश्चिमी त्रिवेणी नहर। ठीक है, और पश्चिमी त्रिवेणी नहर जो है कौन से क्षेत्र में सिंचाई का काम करता है, तो सारण प्रमंडल के क्षेत्र में करता है। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा सारण नहर। ये पूर्वी त्रिवेणी नहर तिरहुत प्रमंडल में करता है, तो इसका नाम हो गया तिरहुत नहर। और जबकि पश्चिमी त्रिवेणी नहर जो है सिंचाई का काम कहाँ करता है, सारण प्रमंडल के क्षेत्र में, तो इसका नाम क्या हो गया, सारण नहर। याद रखिएगा। अब देखिए त्रिवेणी जो बांध है, यहाँ से तो दो नहर जो है वो निकाला गया बिहार के क्षेत्र में, ऊपर के क्षेत्र में भी कुछ नहर निकाला गया है। ठीक है, तो एक नहर ऊपर के क्षेत्र में निकाला गया है नेपाल के साइड में, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के एरिया में देखिएगा ना तो थोड़ा सा जो है तराई का एरिया मिलेगा, और तराई वाला एरिया जो है सिंचाई के लिए और खाद्यान्न उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए गंडक नदी के पूरब से और नेपाल के लिए निकाला गया है, तो इसका नाम क्या हो गया, पूर्वी नेपाल नहर। क्या हो गया, पूर्वी नेपाल नहर। ठीक है, और उसके बाद गंडक नदी पर जो है वो त्रिवेणी बांध से गंडक नदी के पश्चिम से नेपाल की ओर जो है नहर निकाला गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पश्चिमी नेपाल नहर। क्या हो जाएगा, पश्चिमी नेपाल नहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पूर्वी नेपाल नहर जो है ना, इसी पूर्वी नेपाल नहर पर क्या किया गया है, तो एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। किसका किया गया है,
जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी बिजली प्लांट का स्थापित किया गया है जो पानी के माध्यम से बिजली पैदा करेगा। तो उस प्लांट का नाम क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर जल विद्युत केंद्र हो जाएगा, पूर्वी नेपाल नहर पर। उसके बाद पश्चिमी नेपाल नहर पर भी जो है क्या किया गया है, एक जल विद्युत केंद्र का स्थापना किया गया है। उसका नाम हो जाएगा कौन सा? तो उसका नाम हो जाएगा सूरजपुर जल विद्युत केंद्र। तो ये 2 पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो सिस्टम हम लोग यहाँ पर समझे, इसी को क्या बोला गया है? गंडक परियोजना बोला गया है, ठीक है। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, गंडक परियोजना जो है वो 3 क्षेत्रों का संयुक्त परियोजना है। एक तो हो जाएगा बिहार का, एक हो जाएगा यूपी का, और किसका हो जाएगा? नेपाल का। याद रखिएगा, यूपी और नेपाल, बिहार तीनों का हो जाएगा। यानी इस परियोजना के माध्यम से यूपी को भी लाभ मिलता है। ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में जो है नेपाल को भी लाभ मिलता है, और नीचे में देखिएगा तो बिहार को भी लाभ मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा जो गंडक परियोजना है वो किसका किसका संयुक्त परियोजना हो जाएगा? तो बिहार का, यूपी का, और किसका हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आते हैं? तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कोसी नदी पे आते हैं। कौन सा नदी हो गया? कोसी नदी। कोसी नदी पे जो परियोजना बनाया गया है वो किसका हो जाएगा? बिहार का और नेपाल का संयुक्त परियोजना हो जाएगा, यानी दोनों मिल करके बनाया है। कोसी नदी पर क्या किया गया है? तो बिहार और नेपाल के सीमा के क्षेत्र में जो है एक बांध बनाया गया है। इसको बोला गया है कोसी बांध। क्या बोला गया है? कोसी बांध बोला गया है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा बांध बोला गया है? कोसी बांध। अब कोसी बांध से जो है 3 नहर निकाला गया है। कोसी बांध के पूर्व से एक नहर निकाला गया है, इसको बोला गया है पूर्वी कोसी नहर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पूर्वी कोसी नहर। और एक पश्चिम से निकाला गया है, इसको बोला गया पश्चिमी कोसी नहर। क्या हो जाएगा? पश्चिमी कोसी नहर। और यहीं पर एक छोटा सा और नहर निकाला गया है जिसको बोला गया है राजपुर नहर। कौन सा हो जाएगा? राजपुर नहर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि कोसी परियोजना जो है किसका किसका संयुक्त परियोजना है, तो बिहार का और नेपाल का। यहाँ पर कितने नहर निकाला गया है? 3 नहर निकाला गया है। कौन से बांध से निकाला गया है? कोसी बांध से निकाला गया है, ठीक है। कोसी नदी के पूरब से जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी कोसी नहर। पश्चिम से हो जाएगा पश्चिमी कोसी नहर, और एक और नहर कौन सा हो जाएगा? राजपुर नहर, जो किस नदी पर है? कोसी नदी पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आते हैं, तो नीचे में कौन सा हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। और सोन का ही एक सहायक नदी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिहंद नदी। क्या क्या बोलते हैं? रिहंद नदी। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? रिहंद। किसका सहायक है? सोन नदी का, ठीक है। अब सोन नदी पर क्या किया गया है? रोहतास में जो है एक बांध बनाया गया है। याद रखिएगा रोहतास में बांध बनाया गया है, और इसका बांध का नाम क्या है? डेहरी ऑन सोन। क्या हो जाएगा? डेहरी ऑन सोन, जगह का भी नाम है वहां पर, डेहरी ऑन सोन, ठीक है। तो डेहरी ऑन सोन में जो है एक बांध का निर्माण किया गया है। किस नदी पे? सोन नदी पे, ठीक है। और इस बांध से क्या किया गया है? 2 नहर निकाला गया है, एक इस तरीके से पूरब की ओर से, और एक पश्चिम की ओर से, ठीक है। तो पूरब की ओर से जो नहर निकाला गया है इसका नाम हो गया पूर्वी सोन नहर। इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी सोन नहर। और जो पश्चिम से निकाला गया है उसका नाम क्या हो गया? तो उसका नाम हो गया पश्चिमी सोन नहर। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सोन नहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्वी सोन नहर के माध्यम से खास करके जो पटना जिला हो गया, नालंदा हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, इन सारे एरिया में सिंचाई संबंधी काम होता है। वहीं पश्चिमी सोन नहर के माध्यम से जो है बक्सर, भोजपुर के क्षेत्रों में जो है सिंचाई संबंधी काम होता है। तो सोन नदी के पूरब से निकला था उसका नाम हो गया पूर्वी सोन नहर, पश्चिम से निकला था उसका नाम हो गया पश्चिमी सोन नहर, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि सोन नदी जो परियोजना है वो क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे पुराना परियोजना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है क्या हो जाएगा? बिहार का जो है सबसे पुराना, क्या हो जाएगा? बिहार का जो है सबसे पुराना परियोजना हो जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1873-74 में जो है इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार के जो है सबसे पुराना जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सोन परियोजना हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए रिहंद नदी पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है। इसको बोला गया बाण सागर परियोजना। क्या बोला गया है? बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना जो है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगा। एक हो जाएगा बिहार का, एक हो जाएगा यूपी का, और एक हो जाएगा एमपी का, ठीक है। तो ये बाण सागर परियोजना बिहार में भले ही नहीं है, लेकिन बिहार में जो है इसका लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश सरकार मिल करके जो है इस प्रोजेक्ट को, इस बांध को बनाया है, ठीक है। याद रखिएगा। तो बताइए मूल रूप से हम लोग जो है कितने परियोजना को देख लिए बिहार में? 3 देख लिए। गंडक नदी परियोजना,
कोसी नदी परियोजना और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सोन नदी परियोजना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ परियोजना है जिसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, छोटा छोटा परियोजना है। ठीक है, ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सीतामढ़ी, कौन सा हो जाएगा, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी में जो है वो कौन सा हो जाएगा, बागमती परियोजना हो जाएगा। याद रखिए कौन सा हो जाएगा, बागमती परियोजना हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, सीतामढ़ी में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो कैमूर के क्षेत्र में एक दिखाई देगा आपको, छोटा सा परियोजना है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा जमानिया पंप परियोजना, जमानिया पंप परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका औरंगाबाद, कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में भी देखिएगा तो एक दो परियोजना यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा पुनपुन बैराज, कौन सा हो जाएगा, पुनपुन बैराज हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा तो एक हो जाएगा बटाने परियोजना, तो बटाने परियोजना जो है कहाँ पे हो जाएगा, औरंगाबाद में हो जाएगा। और एक और ध्यान रख सकते हैं कि एक बिहार और झारखंड की जो है संयुक्त परियोजना है, इसको बोलते हैं मंडल डैम। क्या बोलते हैं, मंडल डैम परियोजना। तो मंडल डैम परियोजना जो है वो किसका किसका हो जाएगा, तो ये बिहार का हो जाएगा और किसका हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, गंडक नदी परियोजना, उसके बाद कोसी नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना। उसके बाद आए थे कहाँ पे, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे कैमूर में। तो कैमूर में कौन सा हो जाएगा, जमानिया पंप परियोजना हो जाएगा। उसके बाद सागर परियोजना जो है बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश का जो है संयुक्त परियोजना हो जाएगा। उसके बाद सीतामढ़ी में बागमती परियोजना हो जाएगा। औरंगाबाद में आता है तो कौन सा हो जाएगा, पुनपुन बैराज और बटानी परियोजना हो जाएगा। और मंडल डैम परियोजना जो है किसका हो जाएगा, बिहार और झारखंड का जो है संयुक्त परियोजना हो जाएगा। इतने प्रोजेक्ट को अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपको आसानी से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जो बीपीएससी का या फिर अन्य एग्जाम जो बिहार में होता है उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि गंडक नदी पर कौन सा नहर बनाया गया है, तो त्रिवेणी नहर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से जो है इसको समझे होंगे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो पाएगा। ठीक है, तो अंत में जो है सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ जाए और हम और ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाए और आप लोगों की तैयारी जो है और बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो अंतिम रूप से सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।